मैं डॉक्टर एस तिवारी, गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा, छत्तीसगढ़ से आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं एवं श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम आंग्ल अफ़गान संबंधों के विषय में बात कर रहे हैं। आज हम देखेंगे लॉर्ड रिपन की अकर्मण्यता की नीति रही थी अफ़गानिस्तान के प्रति, वो क्या थी। फिर रिपन ने अब्दुर्रहमान से किस प्रकार संधि की, किस प्रकार के उसके संबंध रहे। फिर अफ़गान गृह युद्ध इसके पश्चात हुआ था, उसकी परिस्थितियों का मूल्यांकन करेंगे। इसके पश्चात लिटन के अफ़गान नीति की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे। पूर्व गवर्नर जनरल थे उनकी। युद्ध का औचित्य क्या था, द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध का, उसके पक्ष में तर्क कि युद्ध उचित था, फिर उसके विपक्ष में तर्क कि युद्ध औचित्यपूर्ण नहीं था। अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष भी प्रस्तुत करेंगे। द्वितीय आंग्ल अफ़गान युद्ध के पश्चात डूरंड लाइन का निर्माण किन परिस्थितियों में करना पड़ा। हबीबुल्लाह जो अमीर था अफ़गानिस्तान का, अंग्रेज़ों की उसके प्रति क्या नीति रही थी। और इसके पश्चात तृतीय अफ़गान युद्ध, आंग्ल अफ़गान युद्ध के विषय में भी हम बात करेंगे। और अंत में अफ़गानिस्तान के प्रति अंग्रेज़ों की जो अंतिम तटस्थता की नीति रही थी। अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध की स्थितियाँ उत्पन्न हुई, अशांति उत्पन्न हुई, किंतु अंग्रेज़ों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया और अफ़गानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकार किया और तटस्थता की नीति का अनुसरण किया था। अंततः अंग्रेज़ों ने वही किया जो प्रारंभ से ही उचित था, अकर्मण्यता की नीति या आक्रमण करने की नीति का अनुसरण नहीं करना था, हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण नहीं करना था। ये इतिहास का सबक है और ये सबक अंग्रेज़ों ने लिया और उसके बाद किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप उन्होंने अफ़गानिस्तान के मामले में नहीं किया था। तो हम शुरुआत करते हैं लॉर्ड रिपन की अफ़गान नीति के साथ। ब्रिटेन के नए चुनाव में अनुदार दल के डिज़रायली के स्थान पर उदार दल के ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री बन गए। वह अग्रगामी नीति के कट्टर विरोधी थे। इस कारण लॉर्ड लिटन ने त्यागपत्र दे दिया। उनके स्थान पर लॉर्ड रिपन को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। वह 1880 से 1884 तक गवर्नर जनरल के पद पर भारत में कार्य किया था। इस समय काबुल का अमीर अब्दुर्रहमान बना था 1880 में। रिपन ने लिटन की उग्रवादी जो नीति थी या उग्र अग्रगामी नीति रही थी, उसका अनुसरण नहीं किया था। उसने अब्दुर्रहमान को काबुल का अमीर स्वीकार कर लिया और पत्र व्यवहार कर उससे समझौता कर लिया। इसके अनुसार पिसीन और सीबी के ज़िले अंग्रेज़ों के अधिकार में रहे। विदेशी आक्रमण के समय अंग्रेज़ों ने अमीर को आर्थिक और सैनिक सहायता देने का वचन दिया। अब्दुर्रहमान ने वचन दिया कि वह भारत सरकार की स्वीकृति के बिना किसी विदेशी शक्ति के साथ संबंध नहीं रखेगा। अंग्रेज़ों ने अमीर की सहायता के लिए 12 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया या तय किया। इसके पश्चात जैसी की परंपरा रही थी, अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध पुनः शुरू हुआ। अब्दुर्रहमान के काबुल के अमीर बन जाने के बाद हेरात के अय्यूब खान ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। कंधार पर आक्रमण कर उसने अपने अधिकार में ले लिया। अंग्रेज़ सेना की मदद से उसे परास्त किया गया। इसके बाद अंग्रेज़ सेना काबुल और कंधार से प्रस्थान कर भारत लौट गई। सबक लिया था अंग्रेज़ों ने इतिहास से। सितंबर 1881 में अब्दुर्रहमान ने अय्यूब खां को परास्त कर फारस की ओर खदेड़ दिया और कंधार पर अधिकार कर लिया। अब अब्दुर्रहमान संपूर्ण अफ़गानिस्तान का स्वतंत्र शासक बन गया। 1901 तक उसने शासन किया और अंत तक अंग्रेज़ों के साथ मैत्री संबंध बनाए रखा। इस तरह केवल सहायता की, अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं किया और चुपचाप अंग्रेज़ वहाँ से सहायता करने के बाद वापस हुए थे। इसको अफ़गान जनता ने और शासकों ने भी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1901 तक अंग्रेज़ों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहा। अब हम देख लेते हैं लिटन की अफ़गान नीति। जो पूर्व का गवर्नर जनरल था, द्वितीय अफ़गान युद्ध, आंग्ल अफ़गान युद्ध जिसके काल में हुआ था, उसकी औचित्य के विषय में बात करेंगे। उसके जो आक्रमण का यहाँ पर कारण था या मूल्यांकन पहले देख लेते हैं, उसके बाद औचित्य के विषय में बात करेंगे। रूसी आक्रमण के भय की प्रतिक्रिया थी। लिटन के द्वारा अपनाई गई नीति रूसी आक्रमण के भय के प्रतिक्रिया स्वरूप थी।
रूस को प्रतिबंधित करने के लिए अफगानिस्तान में अग्रगामी नीति का पालन आवश्यक माना गया ताकि रूस को अफगानिस्तान की सीमाओं पर ही रोका जा सके तथा इस कार्य हेतु अफगानिस्तान का भी सहयोग प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से लिटन के द्वारा इस अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया था। साम्राज्यवादी नीति। डिज़रायली, सेलिसबरी और लिटन तीनों साम्राज्यवादी विचारधारा से संबंधित थे तथा अफगानिस्तान को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहते थे ताकि रूस की ओर से आने वाले खतरे का आसानी के साथ सामना किया जा सके। अपनी साम्राज्यवादी विचारधारा के कारण ही उनकी इस प्रकार की सोच थी जिस पर अमल किया गया तथा इसके कारण द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। अपनी अग्रगामी नीति के कारण ही ये युद्ध उन्हें झेलना पड़ा था। अकर्मण्यता की नीति को असफल मानना। लिटन के द्वारा पूर्व में अपनाई गई अकर्मण्यता की नीति को असफल माना गया था क्योंकि इस नीति से न तो अफगानिस्तान में मित्र की स्थापना हुई और न ही रूस की आक्रामक गतिविधियों को रोका जा सका। इसलिए लिटन के द्वारा आक्रामक नीति का अनुसरण किया गया ताकि नियंत्रण वहां पर स्थापित किया जा सके। दबावपूर्वक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना। लिटन के द्वारा अफगानिस्तान में दबावपूर्वक अंग्रेज प्रतिनिधि रखा गया जो कि उचित नहीं था। इसका विरोध अफगानों के द्वारा किया जा रहा था। इससे उसके उद्देश्य में सफलता नहीं मिल रही थी। अतः इस कारण से दबावपूर्वक अंग्रेज रेजिडेंट रखने की नीति का उसने अनुसरण किया था। अफगानिस्तान के विभाजन की नीति। अफगानिस्तान को 3 भागों में लिटन विभक्त करना चाहता था तथा अंग्रेजों के अधीन रखना चाहता था, किंतु इस उद्देश्य में वह लंबे समय के लिए सफल नहीं हो सका। यहाँ भी उसने फूट डालने की नीति, विभाजन की नीति का अनुसरण किया जैसा कि अंग्रेजों ने भारत में भी किया था। उग्र साम्राज्यवाद का अनुसरण। लिटन के द्वारा उग्र साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण किया गया था। डिज़रायली और सेलिसबरी के निर्देशन में उसका पूर्णतः पालन वह नहीं करता था, बल्कि उनसे भी कहीं अधिक उग्रवादी था। उनसे भी अधिक उग्र साम्राज्यवादी नीति का उसने अनुसरण किया था, जबकि सेलिसबरी और प्रधानमंत्री डिज़रायली के द्वारा उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था, किंतु उसने उनकी बातों को भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। तो उसका उग्र साम्राज्यवाद था जिसके कारण उसने यहाँ पर आक्रामक गतिविधियों का संचालन किया। अब हम देख लेते हैं युद्ध का औचित्य। युद्ध उचित था तथा इसके परिणाम अंग्रेजों के हित में हुए। इस पक्ष में निम्न तर्क दिए जाते हैं। पहला है अफगानिस्तान में मित्र की स्थापना। इस युद्ध के द्वारा अफगानिस्तान में अब्दुल रहमान के रूप में अंग्रेजों के एक मित्र की स्थापना हो सकी, इसलिए यह उचित था। युद्ध आवश्यक और उचित था, यही अंग्रेजों का लक्ष्य था। दूसरा तर्क दिया जाता है अफगान विदेश नीति पर नियंत्रण। द्वितीय अफगान युद्ध के बाद हुई संधि में अफगान विदेश नीति पर अंग्रेजों को नियंत्रण प्राप्त हो गया, जिसकी कामना अंग्रेज कर रहे थे, इसलिए यह युद्ध उचित था। महत्व के प्रदेशों पर अधिकार प्राप्त हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को कुछ महत्वपूर्ण स्थल प्राप्त हुए, जिनमें सीबी और पिसीन के क्षेत्र थे, जिले थे, जिनको मिलाकर ब्रिटिश बलूचिस्तान एजेंसी बनाई गई। इसका मुख्य कार्यालय क्वेटा में रखा गया। इसके कारण कलात और लासबेला तथा बिलोची जातियों पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ तथा क्वेटा अंग्रेजों के लिए महत्वपूर्ण स्थल सिद्ध हुआ। इससे बोलन दर्रे पर अंग्रेजों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया, इसलिए युद्ध उचित था। रूसी साम्राज्यवाद पर नियंत्रण। इस युद्ध में विजय के साथ ही रूस के साम्राज्यवादी गतिविधियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया। प्रथम अफगान युद्ध की तुलना में द्वितीय अफगान युद्ध के परिणाम अंग्रेज साम्राज्य के अधिक हित में रहे तथा अंग्रेजों को कम नुकसान उठाना पड़ा, लाभ अधिक हुआ। द्वितीय अफगान युद्ध अनुचित था तथा औचित्यहीन था। इस पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं अब हम उस पर विचार करेंगे। पहला है उग्र अग्रगामी नीति। इस युद्ध को उग्र अग्रगामी नीति का परिणाम माना जाता है। इसकी आवश्यकता कतई नहीं थी, बिना युद्ध के भी काम चल सकता था जैसे पहले चल रहा था। जनधन की हानि। इस युद्ध से जान और माल या धन की बहुत क्षति हुई तथा पूरा नुकसान ब्रिटिश भारतीय सरकार को उठाना पड़ा, भारतीय सरकार को नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए उचित नहीं था। अफगानों की स्वतंत्रता की भावना। इस युद्ध से स्पष्ट हो गया कि अफगानों में स्वाधीनता की भावना है तथा अमीर शेर अली उसका प्रतिनिधित्व करता था। न तो वह रूस के पक्ष में था, न ही वह अंग्रेजों के पक्ष में था, बल्कि वह अफगानों के पक्ष में था जो स्वतंत्र रहना चाहते थे, इसलिए युद्ध अनुचित था। शेर अली के स्वतंत्र शासक के रूप में अधिकार।
शेर अली एक स्वतंत्र शासक था तथा किसी भी देश के साथ संधि अथवा संबंध रखना न रखना उसके पूर्ण अधिकार क्षेत्र में था। इस मामले में लिटन का हस्तक्षेप अनुचित और अनैतिक था। दबावपूर्वक अंग्रेज प्रतिनिधि रखने की मांग अनुचित। लॉर्ड लिटन के द्वारा दबावपूर्वक ढंग से अफगानिस्तान की राजधानी एवं प्रमुख नगरों में अंग्रेज रेजिडेंट रखने की मांग की जा रही थी, जो अनुचित थी, तथा शेर अली के द्वारा दिया गया जवाब उचित था, क्योंकि वास्तव में अफगानिस्तान में इस प्रकार की स्थिति थी जैसा कि शेर अली ने कहा था कि अफगान जनता किसी अंग्रेज राजदूत को सहन नहीं कर सकेगी तथा उसके जान माल की रक्षा करने का आश्वासन अमीर या शेर अली नहीं दे सकता। यह पूर्णतः सत्य था, पूर्व में भी ऐसा देखा जा चुका था। इसलिए यह द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो थोपा गया था अंग्रेजों के द्वारा अफगानों पर, अफगान अमीर शेर अली पर, वह अनुचित और अनौचित्यपूर्ण था, उचित नहीं था। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि लॉर्ड लिटन की अफगान नीति पूर्णतः सफल नहीं रही। यद्यपि कुछ सफलता अवश्य प्राप्त हुई थी, किंतु जो अफगानिस्तान में प्राप्त हुआ, जो सफलता मिली, उसकी तुलना में बड़ी कीमत अंग्रेजों को चुकानी पड़ी, यानी कीमत की तुलना में लाभ कम हुआ। अफगानिस्तान के संदर्भ में यह एक निश्चित तथ्य है कि बाहरी शक्तियां वहां पर लंबे समय के लिए सफल नहीं हो सकती। इस कारण अग्रगामी हस्तक्षेप की नीति को अफगानिस्तान के संदर्भ में कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता। आज तक वो बात आधुनिक काल में भी इसके प्रमाण हैं। रूस ने हस्तक्षेप किया, अंततः उसे उल्टे पांव लौटना पड़ा। अमेरिका ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया और अभी 2 साल पूर्व ही उन्हें अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा और तालिबान वहाँ पर कायम हुए। कुछ न कुछ परिस्थितियाँ इस तरह वहाँ अवश्य निर्मित होती हैं कि बाहरी शक्तियाँ सफल नहीं हो पाती। आगे चलकर इसके बाद डूरंड लाइन का निर्माण किस कारण करना पड़ा। रूस के पामीर की ओर विस्तार के दृष्टिगत गवर्नर जनरल लॉर्ड लैंसडाउन ने कश्मीर और अफगानिस्तान की सीमा के मध्य स्थित गिलगित और चित्राल को ब्रिटिश प्रभाव में ले लिया। वहाँ ब्रिटिश एजेंसियां स्थापित की गईं तथा अंग्रेज अधिकारी कार्य करने लगे। लॉर्ड लैंसडाउन ने चमन के क्षेत्र तक रेल पथ डालने का भी निश्चय किया। अफगानिस्तान का अमीर अब्दुर्रहमान अंग्रेजों की एजेंसियों की स्थापना और रेल पथ के विस्तार तथा पर्वतीय सीमा पर अंग्रेजों के आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा को संदेह की दृष्टि से देखता था। अंग्रेजों के राज्य और अफगानिस्तान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं थी। अब्दुर्रहमान ने अंग्रेजों की गतिविधियों का विरोध करना और तीव्र विरोध करना शुरू किया। इस पर लैंसडाउन ने अपने विदेश सचिव सर मार्टिन ड्यूरंट को अंग्रेजी राज्य और अफगानिस्तान की सीमा निश्चित करने हेतु भेजा। इसके विशेष प्रयासों से 1892 में गया था। 1893 में उसके प्रयत्नों से अफगानिस्तान और अंग्रेजी साम्राज्य के बीच एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, जिसे ड्यूरंड रेखा या ड्यूरंड लाइन कहा जाता है। अंग्रेज सरकार ने इस रेखा के पश्चिम की ओर तथा अफगानिस्तान के शासक ने या अमीर ने इस रेखा के पूर्व की ओर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। इस तरह से ड्यूरंड लाइन का निर्माण किया गया। ड्यूरंड रेखा के निर्माण के साथ ही अब्दुर्रहमान के साथ अंग्रेज़ों का एक समझौता भी हुआ। इसके अनुसार कबायली क्षेत्र का विभाजन हो गया। आधा क्षेत्र अमीर के पास, शेष आधा भाग अंग्रेज सरकार के पास आ गया। अमीर को भारत से अस्त्र शस्त्र खरीदने की अनुमति भी दे दी गई। उसको दी जाने वाली सहायता 12 लाख रुपए से बढ़कर या बढ़ाकर 18 लाख रुपए कर दिया गया। अमीर ने अंग्रेज़ों को पेशावर से चित्राल तक रेल पथ या रेल लाइन डालने या बनाने की अनुमति भी प्रदान की या अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस तरह से ड्यूरंड लाइन, ड्यूरंड रेखा का निर्माण किया गया, सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। इसके पश्चात हबीबुल्लाह और अंग्रेज़ों की क्या नीति उसकी रही थी। 1901 तक अब्दुर्रहमान के काल तक हमने चर्चा की थी। अमीर अब्दुर्रहमान का निधन 1901 में हो गया। उसका ज्येष्ठ पुत्र हबीबुल्लाह अमीर बन गया। 1901 से 1919 तक उसने शासन किया। इस समय हबीबुल्लाह पर रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने अपने प्रभाव की स्थापना का प्रयास किया। भारत के गवर्नर जनरल
करजन को इस बात का भय हो गया कि अमीर रूस के साथ अच्छे संबंध स्थापित न कर ले। करजन ने हबीबुल्लाह को लिखा कि अंग्रेज़ों के साथ एक नई संधि की आवश्यकता है या नई संधि होनी चाहिए। अमीर अफ़गानिस्तान में रेल, टेलीग्राफ और तार के निर्माण की अनुमति प्रदान करे तथा कुछ स्थान ब्रिटिश सेना को भी प्रदान करे। हबीबुल्लाह ने नई संधि से साफ इनकार कर दिया और अंग्रेज़ों से आर्थिक सहायता लेनी भी बंद कर दी ताकि अंग्रेज़ कोई हस्तक्षेप न कर सकें। इससे उसके साथ संबंध, अमीर के साथ ब्रिटेन सरकार के संबंध खराब हुए। ब्रिटिश गृह सरकार ने सर लुई डेन को अपना राजदूत बनाकर समझौते के लिए काबुल भेजा। फलतः 21 मार्च 1905 को अमीर और अंग्रेज सरकार में, ब्रिटिश गृह सरकार में समझौता हुआ। अंग्रेज सरकार ने अमीर के साथ हुई पिछली संधि को स्वीकार कर लिया और अमीर को वचन दिया कि भविष्य में उसे हिज मेजेस्टी कहकर संबोधित किया जाएगा, पुकारा जाएगा। इससे परस्पर कटुता दूर हो गई। अमीर ने अंग्रेज सरकार से आर्थिक सहायता लेना पुनः प्रारंभ कर दिया। इस तरह अंग्रेज गृह सरकार ने, इंग्लैंड की सरकार ने अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने की ओर कदम बढ़ाया। किंतु परिस्थितियां तीव्रता के साथ बदली। तृतीय अफ़गान युद्ध 1919। अमीर हबीबुल्लाह की हत्या हो गई। 20 फरवरी 1919 को जलालाबाद के समीप उसकी हत्या कर दी गई। उसका पुत्र अमानुल्लाह खान अफ़गानिस्तान का अमीर बना। वह अंग्रेज़ों का कट्टर विरोधी था, शिक्षित व्यक्ति था, अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित था। वह अंग्रेज़ों से अफ़गानिस्तान को मुक्त करना चाहता था। उसने अफ़गानिस्तान की सीमा पर अंग्रेज़ सैनिक चौकियों पर आक्रमण करना शुरू किया। उसके उकसावे पर वज़ीरिस्तान के पठान कबायलियों ने भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और वायुयान से, हवाई जहाज़ से हवाई आक्रमण किए गए। जलालाबाद और काबुल पर बम बरसाए गए। अमानुल्लाह इससे भयभीत हो गया और अगस्त 1919 में युद्ध बंद कर दिया। अंत में रावलपिंडी में 20 नवंबर 1921 को संधि हुई। इसके अनुसार अफ़गानिस्तान को एक संपूर्ण स्वतंत्र देश स्वीकार कर लिया गया। अंततः अंग्रेज़ों को ये मानना पड़ा। उसकी विदेश नीति से अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर लिया। अमीर को दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी बंद कर दी गई। एक स्वतंत्र देश की भांति उसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ व्यवहार अंग्रेज़ों ने प्रारंभ किया और उसका पालन भी आगे चलकर किया। इस प्रकार यह संक्षिप्त युद्ध समाप्त हुआ तथा अफ़गानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकार कर लिया गया तथा उसी प्रकार उसके साथ व्यवहार करने का वचन अंग्रेज़ों ने दिया। और इस तरह से किसी भी हस्तक्षेप से बचने की नीति का अनुसरण अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। अफ़गानिस्तान में अशांति एवं अंग्रेज़ों की तटस्थता। अफ़गानिस्तान में 1929 से 1933 तक अमानुल्लाह ने अफ़गानिस्तान को पाश्चात्य देशों के समान संगठित कर उसका आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया था। उसकी इस नीति का अफ़गानिस्तान में विरोध हुआ क्योंकि अफ़गानिस्तान पुरातनपंथी परंपरावादी देश है। वहाँ के कबायलियों पर जो हैं वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं और कट्टर इस्लाम को मानने वालों की संख्या ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान में गुटबंदी और षड्यंत्र प्रारंभ हो गए। इसका लाभ उठाकर बच्चा सक्का नामक एक सैनिक ने साहस दिखाया और नेतृत्व कर विद्रोह कर दिया। कट्टरतावादी था। अमानुल्लाह सन 1929 में यूरोप से इटली चला गया। बच्चा सक्का के हाथ में सत्ता आ गई, किंतु कुछ समय के पश्चात अमानुल्लाह के सेनापति नादिर शाह ने बच्चा सक्का की हत्या करवा दी और स्वयं अमीर बन गया। 1933 में पुनः विद्रोह हुआ और नादिर शाह का वध कर दिया गया। उसके पुत्र जहीर शाह ने विद्रोह के दमन करने में सफलता प्राप्त की और शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। 1929 से 1933 तक अफ़गानिस्तान में अशांति, गृह युद्ध और अव्यवस्था की स्थिति बनी रही, किंतु अंग्रेज सरकार ने किंचित मात्र भी हस्तक्षेप नहीं किया। उसने पूर्ण तटस्थता और अहस्तक्षेप की नीति अपना ली। इस तरह से आधुनिक काल तक, जिस समय तक कई देश स्वतंत्र होने प्रारंभ हो गए थे, अंग्रेज़ों ने इतिहास से सबक लेते हुए अफ़गानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और उसी के अनुरूप उन्होंने
अफ़गानिस्तान के साथ व्यवहार करना प्रारंभ किया। ये इतिहास से सबक ही कहा जाएगा कि उन्होंने हस्तक्षेप करके 3 बार देख लिया। जब जब हस्तक्षेप किया गया, अफ़गानों ने उसकी कड़ी प्रतिक्रिया अफ़गानों में देखने को मिली। शासकों के साथ यदि शासकों ने मजबूरी में स्वीकार कर भी लिया तो अफ़गान जनता ने उसे कतई स्वीकार नहीं किया था। और इस बात से सीख और सबक सीखते हुए अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्र देश अपनी तरफ से घोषित कर दिया और उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया। ये अंग्रेज़ों की पूर्ण अफ़गान नीति थी।